नमस्कार साथियों, राजस्थान इतिहास के इस वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ में राणा कुंभा, जो एक गौरवपूर्ण युद्धकालीन उपलब्धियां तथा साथ ही साथ सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी जो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सुल्तान की जो शक्ति थी वो दुर्बल होने लगी थी और इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए जो सिसोदा के सामंत थे हमीर, उन्होंने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और चित्तौड़ पर अब से ही सिसोदिया राजवंश जो था वो गद्दी पे बैठ गया था और धीरे धीरे संपूर्ण मेवाड़ पर उसने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। हमीर के पश्चात क्षेत्र सिंह के पश्चात लक्ष्य सिंह और लक्ष्य सिंह के पश्चात मोकल गद्दी पे बैठे और ये इन्हीं राणा मोकल के पुत्र थे राणा कुंभा, जिनका कार्यकाल 1433 से लेकर 1468 है। आज के वीडियो में हम राणा कुंभा के बारे में ही पढ़ेंगे। उससे पहले आपको दो तीन चीजें बता दूं कि जो इनके जो पितामह थे, दादाजी थे लक्ष्य सिंह, उनका वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह हुआ था और ये शर्त रखी गई थी कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही मेवाड़ का स्वामी बनेगा। तो लक्ष्य सिंह और हंसाबाई के पुत्र थे मोकल। यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि लक्ष्य सिंह के जो बड़े बेटे थे उनका नाम था चुंडा। अब राजगद्दी वैसे बड़े भाई को मिलती है, लेकिन उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। इस वजह से राव चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। अब महाराणा कुंभा पे आते हैं और महाराणा कुंभा को जो है मैंने अलग अलग भागों में बांटा है कि कैसे इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उनका पढ़ेंगे व्यक्तिगत जीवन, जिसमें उनके पिता का नाम मोकल और माता थी उनकी सौभाग्य देवी। साथ ही साथ उनकी उपलब्धियों पर भी हम चर्चा करेंगे। उनकी जो प्रारंभिक समस्याएं थी वो क्या क्या थी, विजय, सांस्कृतिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक उपलब्धियों में दुर्ग निर्माण, मंदिर, राजप्रसाद, मूर्ति कला, संगीत कला और साहित्यकारों के संरक्षक के रूप में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ जो कि आपको पता ही होगा कि चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये वाला जो इलाका है राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है उसे मेवाड़ कहा जाता है। और यहाँ हम मोकल के बाद पढ़ रहे हैं राणा कुंभा को। तो व्यक्तिगत परिचय जो था वो उनकी उपाधियां थी जो उस समय के साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा जो कुंभा थे उन्हें महाराजाधिराज, राव राजा, राव राय, राणे राय, दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, अनेक हिंदू सुल्तान आदि अनेक उपाधियों से उनको नवाजा गया था। और महाराणा कुंभा जो थे एक पराक्रमी, यशस्वी और मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करने वाले, धर्म, कला, साहित्य की उन्नति करने वाले एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, जिन्होंने आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों का सफलतापूर्वक निवारण किया और अपनी गौरवपूर्ण युद्धकालीन उपलब्धियों से मेवाड़ के गौरव को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। तो हम सबसे पहले उनकी जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उनका जो गद्दी थी उन्हें आसानी से नहीं मिली। तो सबसे पहले है चाचा और मेरा की समस्या। महाराणा कुंभा के जो प्रपिता थे क्षेत्र सिंह की उप पत्नी के पुत्र चाचा और मेरा उनके प्रबल प्रतिद्वंदी बने हुए थे। इन्होंने ही महाराणा जो मोकल थी इनकी हत्या की थी। और अब सबसे पहले कुंभा के सामने ये समस्या थी कि इन दोनों को अपने पिता की हत्या का बदला लेना और इन दोनों का दमन करना था। ये जो दोनों थे धीरे धीरे इन्होंने भीलों को एकत्रित करना शुरू कर दिया था और अपनी मेवाड़ में शक्ति बढ़ा रहे थे। इस वजह से महाराणा कुंभा ने विद्रोहियों के विरुद्ध सेनाएं भेजी, जिन्होंने उनको चारों ओर से घेर लिया और इस घेरे के परिणाम स्वरूप चाचा, मेरा तथा अनेक विद्रोही मारे गए तथा चाचा के विद्रोह का दमन करके महाराणा कुंभा ने पनपने वाली दलबंदी को भी समाप्त कर दिया और भीलों का सहयोग प्राप्त कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। लेकिन जब इन्होंने इनको मारा तो चाचा मेरा तो मर गए, लेकिन जो अन्य शासक था महपा पंवार तो इनके साथ चाचा मेरा के साथ मिला हुआ था। तो ये जो मेवाड़ से भागकर ये मालवा में मांडू में चला गया और मांडू में जाके इसने यहाँ पे शरण ले ली और चाचा का पुत्र था एका, ये भी यहाँ पे चला गया। तो इस प्रकार के जो इसके दो प्रतिद्वंदी थे, एक तो महपा पंवार और एका, ये जाके मालवा में इन्होंने शरण ले ली मांडू में। और मालवा में इस समय महमूद खिलजी का शासन था। मुस्लिम जो थे यहाँ पे महमूद खिलजी का शासन था। हम इसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी प्रारंभिक समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने दूसरी जो इसकी आंतरिक समस्या थी कि लाखा तथा हंसाबाई से उत्पन्न जो समस्या थी कि इन दोनों का जब विवाह हुआ था तो
वृद्धावस्था में हुआ था। और हंसाबाई की जो भाई ने शर्त रखी थी कि इनका पुत्र ही मोकल जो इनका पुत्र है वही कुंभा का यहाँ जो मेवाड़ का स्वामी बनेगा। तो इसकी वजह से जो हंसाबाई थी, जो इनके बड़े पुत्र थे चूंडा, ये हमेशा इनसे जो संदेह की दृष्टि से देखती थी। इस वजह से जो राव चूंडा थे वो नाराज होकर मांडू चले गए। उन्होंने मांडू में जाके इन्होंने भी शरण ले ली। और इस वजह से मारवाड़ के जो रणमल थे इनका प्रभाव मेवाड़ पे बहुत ज्यादा पड़ गया। ये मेवाड़ में आ गए और इन्होंने अपने धीरे धीरे सभी सामंतों को, मारवाड़ी सामंतों को यहाँ पे प्रतिष्ठित करना शुरू कर दिया। और साथ में मेवाड़ की सभी शक्ति हंसाबाई के भाई रणमल के हाथों में केंद्रित हो गई। रणमल ने मेवाड़ के सामंतों के प्रति भी दुर्व्यवहार किया और चूड़ा के भाई राघव देव की एक षड्यंत्र के तहत हत्या करवा दी, उनको मरवा दिया। और इससे महाराणा कुंभा को चिंता हुई और उन्होंने रणमल के प्रभाव को नष्ट करने का फैसला लिया। अंत में मेवाड़ के जो सरदार थे उन्होंने चूड़ा को वापस मांडू से बुलवाया और उन्होंने रणमल की प्रेयसी थी भारमली और उसके द्वारा विषपान करवाकर की जो रणमल की थी हत्या वो करवा दी। इस प्रकार मेवाड़ पर जो मारवाड़ का प्रभाव था वो कम हुआ। अगली बात करेंगे हम मारवाड़ के जो मेवाड़ के विजय हैं, कुंभा के द्वारा कौन कौन सी विजय की गई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुंभा के द्वारा पश्चिमी प्रदेशों पर विजय की गई। पश्चिमी प्रदेशों पर विजय करना, जैसे आबू है सिरोही में, बसंतगढ़ है, आबू है, मारवाड़ आदि प्रदेशों पर विजय करना जरूरी था आबू पर, क्योंकि गुजरात यहाँ पे भी मुस्लिम शासन था। गुजरात का सुल्तान मेवाड़ पर आक्रमण उधर से ही कर सकता था। यहाँ पे दोनों सीमाएं जो थी गुजरात की और मालवा, यहाँ दोनों मुस्लिम शासक थे और ये जो सीमा इधर से ही आबू के द्वारा ही वो मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता था। इसके अतिरिक्त नागौर जो था और मारवाड़ जीतने के लिए आबू का प्रांत सैनिक संरक्षण का कार्य कर सकता था। अतः महाराणा कुंभा ने डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में यहाँ पे आबू में सेनाएं भेजी, डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में, और विशाल सेना के साथ इन पूरे क्षेत्र को, आबू को जीत लिया। महाराणा कुंभा ने यहाँ पे अचलेश्वर मंदिर बनवाया यहाँ पे, क्योंकि जो विजय की यहाँ पे, और मंदिर भी बनवाया और एक दुर्ग की स्थापना भी यहाँ पे आबू में उन्होंने की। 1438 में रणमल की हत्या से मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे जो रणमल का पुत्र था राव जोधा, वो भागकर यहाँ से मेवाड़ से भागकर काहुनी नामक स्थान पे पहुंच गए थे। काहुनी जो बीकानेर में पड़ता है, और ये यहाँ पर रह रहे थे। तो मंडोर की प्राप्ति के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया था लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी। अंत में ये जो प्रयास है वो हंसाबाई ने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी, कुंभा के बीच में और जोधा के बीच में, और इस संधि को आवल भावल की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवा दिया, और जो सोजत था वह इन मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है, सोजत पाली में, ये दोनों का सीमा क्षेत्र रहा। और इस प्रकार में जो जोधा थे उन्हें मंडोर 15 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें मंडोर प्राप्त हुआ और मेवाड़ और मारवाड़ की जो शत्रुता थी वो कम हुई। नेक्स्ट जो विजय है पूर्वी प्रदेशों की विजय। मेवाड़ के पश्चिमी भागों की विजय के बाद कुंभा ने मेवाड़ के पूर्वी भागों को भी जीता। बूंदी के जो सामंत थे वो शुरू से ही मेवाड़ों के सामंत थे, लेकिन बाद में इन्होंने धीरे धीरे बाद में अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था और स्वतंत्र शासक बन गए थे। इस पर कुंभा ने अपनी एक बड़ी सेना भेजी और गागरोन, बूंदी, बम्बावदा और मांडलगढ़ इन क्षेत्रों को जीत लिया और बूंदी के जो शासक थे उनको वार्षिक कर देने और अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार मेवाड़ के सीमांत भाग में मित्र राज्य रखकर कुंभा ने अपनी दूरदर्शिता का परिणाम दिया। नेक्स्ट है मेरो का दमन। बदनौर जो इलाका है, बदनौर, यहाँ पे मेरो का आतंक काफी बढ़ गया था, ये आसपास बसे हुए थे और इन्होंने मुनीर, एक व्यक्ति था मुनीर के नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिए थे। इस पर कुंभा ने बदनौर का जो सामंत था राव सुरतान को मेरो का दमन करने के लिए भेजा। राव सुरतान ने मेरो के विद्रोह को कुचल दिया और इस प्रकार इस क्षेत्र पर मेवाड़ की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान की विजय।
रणथंभौर का जो दुर्ग था उसमें मालवा के सुल्तान का कब्जा था। 1442 में महाराणा कुंभा ने रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके अतिरिक्त उसने आमेर जो था यहाँ पे आक्रमण किया और वहां के जो कायम खानी जो मुसलमान थे तथा कछवा शासक उद्वरण को आमेर का शासक आमेर की गद्दी पे बिठाया। संभवतः उसने इस समय टोंक और अलवर के क्षेत्रों पर भी कुंभाओं का जो प्रभाव है वो स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है डूंगरपुर की विजय। डूंगरपुर की जो विजय है वो 1446 में महाराणा कुंभा ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। डूंगरपुर का शासक गोपीनाथ बहुत ज्यादा भयभीत हो गया और वो भयभीत होकर वहां से भाग निकला और इस प्रकार मेवाड़ का जो आधिपत्य था वो डूंगरपुर पर भी हो गया। नेक्स्ट हम मालवा और मेवाड़ संबंधों की चर्चा करेंगे। मालवा और मेवाड़ संबंध जो थे, मालवा की बढ़ती हुई जो शक्ति थी मेवाड़ राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती थी। अतः महाराणा कुंभा मालवा की जो विस्तारवादी नीति थी उस पर अंकुश लगाना चाहते थे और महाराणा कुंभा तथा जो मांडू का सुल्तान था महमूद खिलजी दोनों ही महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी थे। इस वजह से दोनों पक्षों में संघर्ष होना अवश्यंभावी था। महमूद खिलजी ने कुंभा के जो विद्रोही सरदार थे महपा पंवार और एक्का को शरण दे रखी थी। इस वजह से कुंभा इससे भी काफी नाराज हुए। जब कुंभा ने बार बार अनुरोध किया महमूद खिलजी से महपा पंवार को लौटाने का तो उसने उसे इनकार कर दिया। इस प्रकार 1437 में एक युद्ध हुआ, उसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में एक मालवा पर एक विशाल सेना लेकर सारंगपुर के निकट उन्होंने जो धावा बोला और दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाई। कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाई। नैणसी की ख्यात के अनुसार सुल्तान को लगभग 6 महीने तक मेवाड़ में कैद रखा गया था और इसके पश्चात उसे सम्मान पूर्वक छोड़ दिया गया और अपने राज्य मांडू वापस लौटने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। परंतु महमूद खिलजी अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेने के लिए कटिबद्ध था। अतः 1443 में उसने कुंभलगढ़, मांडलगढ़ आदि दुर्गों को जीतने का वापस प्रयास किया, किंतु वापस कुंभा की सुदृढ़ और सुनियोजित मोर्चाबंदी ने उसके असफल जो प्रयास थे उस असफल हो गए। 1446 में भी महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ जो दुर्ग था उसमें वापस असफल प्रयास किया। 1456 में महमूद ने वापस आक्रमण किया जिसे कुंभा ने 10 लाख रुपए जो टंका था उसको देकर टाल दिया। इस प्रकार कुंभा अपनी जो सीमा थी दक्षिणी वाली उसको बचाने में सफल रहा, दक्षिण पूर्वी सीमा को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेवाड़ और गुजरात संबंधों के बारे में। मेवाड़ और जो गुजरात संबंध थे वो किस प्रकार के थे। गुजरात जो था वो भी आबू की तरफ से आक्रमण कर सकता था। गुजरात का सुल्तान भी महत्वाकांक्षी था, वह अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए अत्यधिक उत्सुक भी था। उसे शीघ्र ही मेवाड़ पर आक्रमण करने का अवसर भी मिल गया। सिरोही का जो देवड़ा शासक था महाराणा कुंभा से शत्रुता रखता था और उसने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से महाराणा कुंभा से आबू दिलाने का जो प्रार्थना की। इस पर सुल्तान ने अपनी सेना आबू विजय के लिए भेज दी, परंतु मुस्लिम सेना को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। कुछ समय पश्चात मांडू और गुजरात के सुल्तानों ने परस्पर संधि करके मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु दोनों सुल्तानों को यानी गुजरात और मालवा का जो गठबंधन था उसको असफल होकर वापस लौटना पड़ा। नागौर की विजय। 1456 में नागौर के शासक जो फिरोज खां था उसकी मृत्यु हो गई और उसका जो पुत्र था शम्स खां और भाई था उसको मुजाहिद खां, इन दोनों के बीच में नागौर की गद्दी को लेकर उत्तराधिकार का जो संघर्ष था फिरोज खां के पुत्र शम्स खां और भाई मुजाहिद खां के बीच में, तो इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया और इस संघर्ष में राणा कुंभा ने शम्स खां यानी उसके पुत्र की मदद की और लेकिन शम्स खां ने बाद में कुंभा से जो संधि हुई थी उसका विच्छेद कर लिया और संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए नागौर के दुर्ग की मरम्मत करने लगा। इस पर वापस कुंभा ने दावा बोल दिया। यद्यपि शम्स खां ने गुजरात के सुल्तान की सहायता से कुंभा का मुकाबला भी किया, परंतु उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। महाराणा कुंभा ने इस प्रकार नागौर पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार ये जो सभी विजय थी वो एक तरह से जो कुंभा के जो सफल सैनिक नेतृत्व को सिद्ध करती है। अब हम चर्चा करेंगे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। वो एक सफल विजेता होने के साथ साथ सांस्कृतिक उपलब्धियां उसकी काफी रही है, जिसमें दुर्ग निर्माण, मंदिर, राजप्रसाद
मूर्तिकला और साहित्य व संरक्षक का जो साहित्य का वो संरक्षक। सबसे पहले दुर्ग निर्माण की बात करेंगे तो दुर्ग में उसने बहुत सारे दुर्गों का लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। उसमें कुंभलगढ़, मांडलगढ़, बसंती दुर्ग और चित्तौड़ के दुर्ग की उसने जो मरम्मत करवाई। और इसके अतिरिक्त सिरोही के निकट बसंती दुर्ग तथा मेरू के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए बसंती दुर्ग और मेरू के प्रभाव के रोकने के लिए मचान दुर्ग की भी उसने स्थापना करवाई। इस संदर्भ में बेराट के दुर्गों की स्थापना भी की गई। बीलों की शक्ति पर अंकुश रखने के लिए भोमट दुर्ग भी उसने बनवाया। कुंभलगढ़ का दुर्ग यह है महाराणा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसकी सामरिक योग्यता का ज्वलंत उदाहरण भी है और उसने सैनिक सुरक्षा तथा निवास दोनों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग के चारों ओर बड़ी दीवारें खिंचवाई गई और द्वारों से उसे घेर लिया गया, जिसमें प्रवेश में आसानी से नहीं हो सकता था। किले के प्राचीर भी बड़े सुदृढ़ थे तथा भीतर से इतने चौड़े थे कि इस पर कई सैनिक और घोड़े एक साथ चल सकते थे और इस दुर्ग में लगभग 50,000 व्यक्ति रह सकते थे और इसके निवास स्थान को बोला जाता था कटारगढ़। दूसरा, इस प्रकार चित्तौड़ में महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। किले के प्राचीरों, बुर्जों, जलाशयों आदि का निर्माण करवाया तथा किले तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया। 7 दरवाजे बनवाए, राजमहल बनवाए और रानियों और राजकुमारों के रहने के लिए आवास भी बनवाए। साथ ही साथ कीर्ति स्तंभ भी बनवाया और अचलगढ़ का, आबू में अचलगढ़ का दुर्ग भी बनाया। दूसरा हम बात करेंगे मंदिर निर्माण की। कुंभा ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें रणकपुर के मंदिर, साथ ही साथ कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर, चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर, अचलेश्वर का मंदिर कुंभा की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक था। इस काल में देवी मूर्तियां आभूषणों तथा वेश में सर्वथा नवीन संसाधनों से युक्त थी। चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर मीरा का मंदिर तत्कालीन स्थापत्य कला का सबसे बड़ा माना जाता है। कुंभा ने एकलिंग जी के मंदिर में कुंभ मंडप का निर्माण करवाया और ये मंदिर भी तत्कालीन स्थापत्य कला का एक मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुंभाकालीन जो मंदिर है उनकी जो शैली है वो नागर शैली है, जिनमें शिखरों से अलंकृत तथा ऊंची प्रसाद पीठ पर अवस्थित है और भूरे बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। कुंभा के शासनकाल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किया गया। उत्तरी भारत में ऐसे स्तंभों वाला विशाल मंदिर कहीं और देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करेंगे राजप्रसाद की। तो जो कुंभा है उसने कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़ में अनेक राजमहलों का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के राजमहल बड़े आकार के हैं, जिसमें जनाना, मर्दाना, कुंवरों के आवास, कोष्ठागार, अस्तबल आदि की उत्तम व्यवस्था की गई। और इसी प्रकार कुंभलगढ़ के जो महल है वो सादा है, जो आजकल के साधारण व्यक्तियों के रहने के मकानों से कोई अधिक विशेषता नहीं रखते। मूर्तिकला। कुंभा के समय में मूर्तिकला की भी काफी उन्नति हुई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सुशोभित है। इसे हिंदी देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। कुंभा शामी के मंदिरों की मूर्तियों का तक्षण भी उच्च कोटि का है। कीर्ति स्तंभ की मूर्तियां तत्कालीन जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालती है। संगीत कला की बात करेंगे हम। संगीत कला और चित्रकला। महाराणा कुंभा एक महान संगीतज्ञ था। उसने संगीत पर 3 ग्रंथ लिखे थे। वह संगीतकारों का संरक्षक था। रणकपुर की जो मूर्तियां हैं उसके अंकन से संगीत मंडलियों की जानकारी मिलती है। चित्तौड़, देलवाड़ा, एकलिंग जी आदि स्थानों पर अंकित मूर्तियों से वादक मंडलियों तथा विविध वाद्य यंत्रों का बोध होता है। कुंभा के समय में चित्रकला की भी काफी उन्नति हुई। उसके समय सुपासनाह चरित्रम चित्रित ग्रंथ कुंभा के काल के ही देन है। धनी व्यापारियों के रहने के जो घर थे भित्ति चित्रों से अलंकृत थे। साथ ही साथ जो नाट्यशालाओं में भी भित्ति चित्रों को अलंकृत, जो नाट्यशालाएं थी उसमें भी भित्ति चित्रों को अलंकृत किया गया था। साहित्य और साहित्यकारों के संरक्षक के रूप में कुंभा की अगर हम बात करें तो जो ये काल था वह महाराणा कुंभा न केवल वीर कुशल योद्धा बल्कि कला प्रेमी भी थे, वरन एक विद्वान और विद्यानुरागी भी थे। उनके दरबार में कई विद्वान आश्रय पाते थे और उनके द्वारा अनेक विद्वानों को सम्मानित भी किया गया था। एकलिंग महात्म्य से विदित होता है कि जो कुंभा थे वो वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में बड़े निपुण थे। संगीत विद्या का भी उन्हें काफी अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा संगीत ग्रंथ उनके द्वारा जो लिखे गए, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, और इसके अलावा
कुछ अन्य जो विद्वान है वो जो कहते हैं कि चंडी शतक की व्याख्या और गीत गोविंद रसिक प्रिया और संगीत रत्नाकर की जो रचना है वो भी उनके द्वारा की गई। इसके अलावा इनके दरबार में काफी सारे लोग जो थे, जिसमें मंडन की हम बात करें तो मंडन उनका एक प्रसिद्ध शिल्पी शास्त्री था और उसने प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन और वास्तु जो शास्त्र है उनके प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। मंडन का जो भाई था नाथा, वो भी एक प्रसिद्ध विद्वान था और उसने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। साथ ही साथ उसका जो बेटा था गोविंद, उसने भी उद्धार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा उनके दरबार में कवि अत्रि और महेश, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी, वो भी उसके दरबार के आश्रयदाता थे। और सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, सुंदर सूरी आदि अनेक जैन विद्वान उसके दरबार में आश्रय पाते थे। मेवाड़ के गौरव का संस्थापक, इस प्रकार महाराणा कुंभा मेवाड़ के गौरव के संस्थापक थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों से मेवाड़ के गौरव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उसने मेवाड़ राज्य की सीमाओं को सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि उनकी सीमाओं का विस्तार भी किया और मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों को पराजित कर अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया और मेवाड़ राज्य को नष्ट होने से बचाया। आबू, सिरोही, मंडोर, नागौर, बूंदी आदि पर विजय प्राप्त की और मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाराणा सांगा के साम्राज्य की नींव डालने वाला वही था। उसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य की सर्वांगीण उन्नति हुई। उसके समय में मेवाड़ राज्य में अनेक दुर्ग, प्रसादों, मंदिरों, राज प्रसादों, मूर्तियों आदि का निर्माण हुआ। उसके समय में साहित्य, कला आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति हुई। उसके अच्छे शासन के कारण ही व्यापार तथा वाणिज्य की भी पर्याप्त उन्नति हुई तथा मेवाड़ आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली बना। अतः ये कहना उचित ही है कि महाराणा कुंभा मेवाड़ के गौरव का संस्थापक था। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आप अगले इस इतिहास के वीडियोस को देख पाएं। तब तक के लिए नमस्कार।